औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आई एम योर फिजिक्स टीचर सर औरंगज़ेब और आज जो हमने फिजिक्स का कोर्स पढ़ना है उसका नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। आज का जो लेक्चर है इसका हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और ये हमारी कोर्स आउटलाइन है जिसको हमने कवर करना है 1 बाय 1 करके। ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो इंशाल्लाह हमने कवर करने हैं। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रेडिक्टेबल कि दोज वैल्यूज विच आर प्रिसाइजली मेजर्ड, कैसे वैल्यू जिनको हम प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, प्रिसाइजली मेजर हम कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन फॉर क्लोज सिस्टम आर नोन, कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सिस्टम है तो उसकी जो इनिशियल कंडीशंस होंगी वो नोन होंगी। और सेकेंड कि लॉ ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ सिस्टम आर नोन, कि किसी सिस्टम का कि लॉ ऑफ एवेल्यूएशन हमें पता होंगी, किसी सिस्टम का लॉ ऑफ एवेल्यूएशन हमें पता होंगी। अब हम बात करते हैं सिस्टम की कि सिस्टम क्या आता है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आगे भी यूज़ होंगी। अगर हम बात करते हैं सिस्टम, ये वाला हमने थर्मोडायनामिक्स का जो लेक्चर है वहाँ पे हमने ये वाला कुछ टर्म पढ़ी थी। लेक्चर नंबर 1 जो है थर्मोडायनामिक्स का, वहाँ पे भी ये कुछ टर्म्स पढ़ी थी। तो यहाँ पे भी स्टैटिकल मैकेनिक्स में भी ये कुछ ये टर्म्स यूज़ होंगी, तो इसलिए हम इसे भी कवर करेंगे कि सिस्टम जो होता है ना वो रीचर ऑफ अ स्पेस, अ कलेक्शन ऑफ मैटर अंडर ऑब्जर्वेशन विच हैव डिफाइंड बाउंड्री इज कॉल्ड अ सिस्टम। कि सिस्टम जो होता है ना वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसमें क्या क्या चीज़ होती है। एक तो सबसे पहले उसका जो पॉइंट आएगा वो ये होगा कि वहाँ पे रीचर ऑफ स्पेस होंगी। दूसरा पॉइंट कि कलेक्शन ऑफ मैटर अंडर ऑब्जर्वेशन विच हैव डिफाइंड बाउंड्री, कि दूसरा वहाँ पर कलेक्शन ऑफ मैटर होगी अंडर द ऑब्जर्वेशन और जिसकी जो बाउंड्री होगी वो डिफाइंड बाउंड्री होगी, उसे हम कहेंगे सिस्टम। अब सिस्टम के आगे जो आएंगे टाइप्स, क्लोज सिस्टम कौन से होते हैं, ओपन सिस्टम कौन से होते हैं और आइसोलेटेड सिस्टम कौन से होते हैं। क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो, मास का उन पर कोई इफेक्ट ना हो, मास वहाँ पे एक्सचेंज ना हो रहा हो। और ओपन सिस्टम वहाँ पे मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रही हो, दोनों चेंज हो रही हो। और आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा ना जिसमें मास और ना ही एनर्जी चेंज नहीं हो रही होगी, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि जैसे अगर हमारे पास अब 3 सिस्टम है, एक हमारे पास ओपन सिस्टम है, एक हमारे पास क्लोज सिस्टम है और एक हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। अब ओपन सिस्टम में क्या होगा कि जब हमारे पास जो सिस्टम होगा अगर उसमें एनर्जी और मास दोनों चेंज हो रहे हो, दोनों में एक्सचेंज हो रहा हो, तो उस सिस्टम को हम कहेंगे कि वो हमारे पास ओपन सिस्टम है। और ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी चेंज हो रही हो, एनर्जी में एक्सचेंज हो रहा हो, उस सिस्टम को हम कहेंगे वो क्लोज सिस्टम है। और ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही एनर्जी और ना ही मास एक्सचेंज हो रहा हो, उससे हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड नाम से भी जाहिर है कि सिर्फ अकेला वो सिस्टम पड़ा होगा। अब इसकी एग्जांपल्स से आगे मज़ीद समझते हैं कि जो ओपन सिस्टम है उसकी एग्जांपल में ये आएगा बॉइलिंग वाटर विदाउट लिड, कि हमारे पास एक बर्तन है, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, फर्ज करने की हमारे पास एक कोई बर्तन है
अब इसके अंदर पानी है, ये कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस बर्तन के अंदर पानी है और यहाँ पे जब इसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे, जब इसे हम गर्म करेंगे, तो अब इस पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर वाइब्रेट ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं अब यहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर एवेपोरेट होंगे और यहाँ पे हीट भी जो होगी वो भी यहाँ पे निकलेगी, यहाँ पे हीट भी निकलेगी और यहाँ पे जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एवेपोरेट होंगे। तो अब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एनर्जी और मास जो है वो दोनों एक्सचेंज हो, वो दोनों चेंज हो, एक्सचेंज हो रही हो या चेंज हो रही हो या उन दोनों में चेंजिंग आ रहा हो, तो ऐसे सिस्टम को कहेंगे कि वो जो सिस्टम है वो ओपन सिस्टम होगा। ये ओपन सिस्टम की एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई बर्तन है उसके अंदर पानी है, तो जब हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे और उस बर्तन के ऊपर वो लेड नहीं होगा, मतलब उसका ढकना नहीं लगा होगा, तो इस सिस्टम को हम कहेंगे ये ओपन सिस्टम है। यहाँ पे एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज हो रही होंगी, दोनों चेंज हो रही होंगी। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल क्लोज सिस्टम की। अब क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें सिर्फ एनर्जी चेंज हो रही होती है या एनर्जी में एक्सचेंज हो रहा था, ये एनर्जी में तब्दीली आ रही होती है। जो मास है वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम रहेगा। अगर हमारे पास प्रेशर कुकर है या कोई ऐसा बर्तन है जिसका ढक्कना ऊपर लगा हुआ है, फर्ज करो ये मैं बर्तन बनाता हूँ, अब इसके ऊपर अब ढकना सा या कोई इसके ऊपर कोई कवर किया हुआ इसे, तो अब इसके अंदर जब लिक्विड या कोई भी चीज़ है, तो अब जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होगी। अब ऊपर जाकर जब ढकना लगा हो तो इसके मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो चेंजिंग आएगी वो सिर्फ एनर्जी में चेंजिंग है, कि एनर्जी जो होगी वो बाहर इस सिस्टम से निकल रही होगी और मास जो है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, मास में चेंजिंग नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी में भी चेंजिंग आ रही थी और मास में भी चेंजिंग आ रही थी, मास भी और एनर्जी दोनों में, और यहाँ पे सिर्फ एनर्जी में आ रही है, मतलब यहाँ पे एनर्जी जो है ना वो यहाँ से एमिट हो रही है इस सिस्टम में से, और मास जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, मास के मॉलिक्यूल्स या मास को बाहर नहीं जा रहा। इस तरह के जो सिस्टम हो गए उससे हम कहेंगे वो क्लोज सिस्टम है, और इसकी एग्जाम्पल में आएगा प्रेशर कुकर। और नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें सिर्फ ना तो, अब आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें ना तो एनर्जी और ना ही मास, या ना मास ना एनर्जी, इनमें से कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो सिर्फ लहदा सा करके पड़ा होगा, आइसोलेटेड होगा, बाकी इन्वायरमेंट से इसका कोई लिंक नहीं होगा। अब बाकी जो हमने दो सिस्टम पढ़े हैं उन दोनों का इन्वायरमेंट में लिंक है। अगर जैसे मैंने ये वाली एग्जांपल देखें जो हमने ओपन सिस्टम की देखी थी, ये इन्वायरमेंट में हीट को बाहर मतलब भेज रहा है, और यहाँ पे जो अगर यहाँ पे वाटर था तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बाहर एवेपोरेट के बाहर जा रहे थे। और अगर इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे तो मास जो था, जो मॉलिक्यूल्स है वो तो अंदर ही हैं, लेकिन यहाँ पे हीट जो है ना वो बाहर निकल रही है सिस्टम में। तो ये दोनों जो सिस्टम थे, ये वाला क्लोज सिस्टम था, ये ओपन सिस्टम था। अब आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें ना तो एनर्जी बाहर निकलेगी ना ही मास निकलेगा, जैसे हम थर्मोफ्लास्क जिसे हम करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि उसकी शेप कुछ बिल्कुल गिलाई का बोतल की तरह कुछ का ये बना होता है। इसकी शेप कुछ इस तरह की बनाई होती है कि ना यहाँ से हीट बाहर निकले ना मास निकले, कोई चीज़ भी यहाँ से बाहर नहीं निकली होगी। इसकी कुछ शेप इस तरह की लगी होती है। इसके अंदर भी एक
वो जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में समुद्री जाग जो होती है वाइट कलर सी, उसका भी एक लेयर लगी होती है, वो भी एज अ इंसुलेटर के तौर पे यूज़ करती है, और वो एज अ इंसुलेटर के तौर पे यूज़ होती है, जिससे ना हीट वगैरह बाहर नहीं जाती है ना अंदर वहाँ से आती है। ये जो सिस्टम होगा ना उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, कि जिसमें ना तो एनर्जी और ना ही मास दोनों एक्सचेंज नहीं हो रहेंगे, दोनों चेंज नहीं हो रहेंगे। ऐसो सिस्टम को हम कहेंगे कि ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है, और इसकी एग्जांपल में ये वाला आएगा, ये थर्मोफ्लास्क सिस्टम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये सिस्टम्स के बारे में समझ लगी होगी। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब क्लोज सिस्टम और दो सिस्टम विच इज़ आइदर एवरीथिंग और आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। हमने इसके बारे में बाकी वो डिटेल में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले ये लिखना है कि फ़र्ज़ करना है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें 10 की पावर 23 नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हैं, और उनका हम जानते हैं क्या, उनके बारे में जानते हैं या उनके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन है कि हमें उन मालिक्यूल्स की पोजीशन के बारे में पता है, उनकी वेलोसिटी के बारे में पता है कि ऑफ द मालिक्यूल्स, वो जो मालिक्यूल्स की वेलोसिटी का हमें पता है, और साथ हमें ये भी पता है कि एंड नंबर ऑफ एंड हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर, कि उनकी कोलिजन कितनी है या उनके कोलिजन कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं उनकी दीवारों के साथ जो कंटेनर हमने यूज़ किया होगा। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक ये अगर मैं सिस्टम ड्रा करता हूँ, तो अब इसके अंदर एक मेरे पास ऐसा सिस्टम है, अब ये फ़र्ज़ करें मेरे पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर जो मालिक्यूल्स हैं उनकी जो मकदार है वो 10 की पावर 23 नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हैं। अब इन मालिक्यूल्स की हमें पोजीशन का पता हो, और साथ हमें उनकी वेलोसिटी का पता हो, और वेलोसिटी के साथ ये जो मालिक्यूल्स ये इंटरेक्ट जो कर रहे हैं इस इन वॉल्स के साथ, ये कितनी नंबर ऑफ़ कोलिजन है हमें उनका पता हो। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि स्टैटिस्टिकल जो मैकेनिक्स है वो स्टडी करती है, वो क्या स्टडी करती है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को इन टर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को इन टर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, उनके बारे में हमें नेक्स्ट देखना है। अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, और यहाँ उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कौन से या प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, और ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए होती हैं, कि एक पार्टिकल्स के लिए होती हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, नंबर ऑफ कोलिजन्स एटसेट्रा आर द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज़। जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हों, अब ये जो मालिक्यूल्स हैं उनकी हमें वेलोसिटी का पता हो, इनकी पोजीशन का पता हो, इनकी कोलिजन का पता हो, ये जितनी भी बातें हमें पता हो वो असल में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इन सब का हमें पता हो। ये सारे जितने भी पैरामीटर्स या ये जितनी भी वेरिएबल्स हैं उन्हें हम कहते हैं वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और आगे हम नेक्स्ट देखते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, और ये होती है फॉर होल सिस्टम। अब ये अगर मैंने सिस्टम को जो अगर ड्रा किया तो अब पूरे सिस्टम के लिए जो इस पूरे होल सिस्टम के लिए जो प्रॉपर्टीज़ होंगे उसे हम कहेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। अब माइक्रो नाम से भी ज़ाहिर होता है कि माइक्रो का मतलब होता है बड़ा, ज़्यादा, और माइक्रो मतलब छोटा, मतलब कम, और ये होल सिस्टम के लिए होती है। अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड
एनर्जी एटसेट्रा और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और वेरिएबल्स। कि ये प्रेशर वगैरह जो हो गए, ये टेम्परेचर वगैरह हो गया, और जो वॉल्यूम, ये जितनी भी सारी टर्म्स आएंगी ये आएंगी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में क्या फ़र्क होता है। अब हमारे पास फर्ज करके एक बलून है। अब बलून के अंदर गैस है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस गैस के मॉलिक्यूल में बाहर से जो टेम्परेचर लग रहा है, या बाहर से जो एनर्जी लग रही है, या बाहर से जो प्रेशर इस पे लग रहा है, या बाहर से जो, और बाहर से इसका जो वॉल्यूम इसमें इफेक्ट हो रहा है, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जितने भी सारे वेरिएबल्स हैं इस बलून पे लग रहे हैं, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसे हम कहेंगे ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस बलून के ऊपर लग रही हैं। अगर यही बलून, अब इसके जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं, अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो पोजीशन कौन सी क्या होगी, इनके मॉलिक्यूल्स की, इनकी वेलोसिटी क्या होगी, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, और इनके मॉलिक्यूल्स कितनी कोलिजन कर रहे हैं, इनके पास कितना मोमेंटम है, ये जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगी। आई होप, मुझे लगता है आपको इसका क्लियर हो गया कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स द इक्विलिब्रियम टेंड्स टूवर्ड माइक्रो स्टेट विच इज़ द मोस्ट स्टेबल। कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है ना, अगर वहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करें कि द इक्विलिब्रियम टेंड्स टूवर्ड द माइक्रो स्टेट, कि इक्विलिब्रियम जो यहाँ पे जो होगा वो माइक्रो स्टेट की तरफ होगा, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है। कि माइक्रो स्टेट जो होती है ना वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो स्टेट, क्योंकि माइक्रो स्टेट वो इंटरनल है, वहाँ पे इंटरनल में कुछ ना कुछ हो रहा होता है बॉडी में, और मेन जो स्टेबल स्टेट होती है वो माइक्रो स्टेट्स होगी। अगर हम बात करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई बॉडी है या कोई भी एक सिस्टम है, अब वो बाहर से ऐसे ये स्टेबल पड़ा हुआ है, वो तो ये जो सिस्टम है ये बाहर से ये स्टेबल है, हमें पता लग रहा है कि ये स्टेबल स्टेट में है, और इंटरनल इसके जो मॉलिक्यूल्स है उसमें चेंजिंग आ रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ द माइक्रो स्टेट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ माइक्रो स्टेट। कि जो माइक्रो स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है माइक्रो स्टेट पे, कि अगर माइक्रो स्टेट जो वो अगर स्टेबल होंगे या वो अगर रुके हुए होंगे या उनमें अगर स्टेबिलिटी होगी तो वो इनडायरेक्टली या वो जो है ना वो डायरेक्टली माइक्रो स्टेट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो माइक्रो स्टेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उनकी जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली इस जो माइक्रो स्टेट की जो स्टेबिलिटी है उस पर डिपेंड करते हैं। कि अगर माइक्रो स्टेट अगर स्टेबिलिटी होगी, वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी होगी तो डेफिनेटली माइक्रो स्टेट में भी स्टेबिलिटी होगी। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर की। कि प्रेशर जो होता है ना उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। कि अगर हमारे पास कुछ एरिया, अगर फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास कुछ एरिया, अगर मैं एक क्यूब सा ड्रा करता हूँ, कि अगर इस एरिया पे अगर इस साइड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला क्या होगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया। कि अगर कुछ एरिया में अगर कोई मॉलिक्यूल्स या कोई फोर्स लग रही होगी तो हम उसे कहेंगे कि वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब जितनी ज़्यादा यहाँ पे फोर्स लगती जाएगी उतना ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे क्रिएट होता जाएगा, क्योंकि फोर्स और जो प्रेशर जो होता है ना इनका जो लिंक होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितनी फोर्स कम होगी
उतना प्रेशर कम होगा। अगर फोर्स कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। और प्रेशर का और एरिया का इनवर्स रिलेशन है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो जो प्रेशर है वो कम होगा। तो अगर एरिया कम होगा जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई टेबल है तो वहाँ पे अगर आप फोर्स लगाते हैं, उतनी ही फोर्स लगाते हैं, तो उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अगर वो छोटे एरिया पे आप उतनी ही फोर्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा अफेक्टिव होगी, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है। आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ लगी होगी, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना ये वाला लेक्चर देखेंगे, लेक्चर नंबर 2, कि हम ये शो करेंगे कि जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पे। ये वाला इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपना लेक्चर देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिएगा।